प्रॉपर्टीज हमारी है इसमें नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स always originates from the positive charge and move towards the negative charge. Means हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मूव करेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेगी। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। क्यों निकलती है? देखिए आप, यदि हमारा यह बेटा पॉजिटिव चार्ज प्लस का क्यू चार्ज है, अब यदि हमने यहां पर रखा अपना प्लस क्यू नॉट जो कि हमारा टेस्ट चार्ज था, इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो क्या इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाई देगा। यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहां है तो यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, यदि मेरा यहां पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज था, इस चार्ज को मैंने हटा दिया, अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या अट्रैक्ट करेगा? इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो हमारा चार्ज है उसकी सरफेस भी होगी, तो उसकी सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होगा, यानी सरफेस से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से हमारी सरफेस पर नॉर्मल ही होगी। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट ज्वाइन तो हो सकती है लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। जैसे ये लाइन एक इस तरीके से हमने बना दी, एक इस तरीके से बना दी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि इस पॉइंट को हम देखें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमको दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इस पर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन आई, और इस लाइन ऑफ फोर्स पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन आई। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर हमारी दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आएगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, यानी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो। नंबर 5 द रिलेटिव क्लोजनेस, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से शो हो रही है, यहां पर कुछ इस तरीके से जा रही है, तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पर हमारा फील्ड वीक है, और जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट है, मींस इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर हमारा फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यानी जहां पर फील्ड लाइंस दूर होगी वहां पर फील्ड हमारा वीक होगा, जहां पर हमारी फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि वहां पर हमारा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा हमारी जब भी फील्ड लाइंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेंथ वाइज जा रही हैं, सो दे विल बी कॉन्टैक्ट, दे अप्लाई द लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वन टू ईच अदर। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सेम चार्जेस हैं उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखिए यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से
इस तरीके से। यदि हमारा चार्ज नेगेटिव है, तो चार्ज यदि नेगेटिव है तब क्या होना है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की तरफ आ रही होंगी। अभी मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, रटना नहीं है इसको, देखिएगा जरा। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द नेगेटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहां पर फील्ड वीक होगा। तो यदि हम इस जगह की बात करें तो यहां पर क्या हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा शो हो रही है, जबकि यहां पर हमारी फील्ड लाइंस कम है। इसका मतलब हमारा फील्ड यहां पर वीक है और यहां पर स्ट्रांग है। बाहर क्यों जा रही है? यदि ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो जब भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो गई, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो कहीं पर भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप रखोगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज। अब यदि हमारा चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी हमारी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल होंगी। और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी सरफेस की तरफ, इस चार्ज की तरफ आ रही होंगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की तरफ आ रही है। अब यदि हमारे चार्ज दोनों सेम नेचर के हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखिए यदि हमारे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, मान लीजिए ये भी मेरा चार्ज पॉजिटिव है और ये भी मेरा चार्ज पॉजिटिव है। यदि मैंने यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा एकदम सेंटर पे, यदि दोनों चार्ज का नेचर तो सेम है ही है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यदि यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा, यानी नेट फील्ड कितनी मिलेगी हमको, 0। तो हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ जाती है इस तरीके से, और यहां से भी हमारी बाहर की तरफ गई, ये हमारी बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां से जब फील्ड लाइंस जाएगी तो ये क्या हो गया, रिपेल हो गया दोनों चार्ज की वजह से, तो यहां पर हमारी फील्ड हो जाएगी 0। दोनों चार्जेस के बीच में हमारी फील्ड लाइंस कैसी आएगी, 0 आएगी, यानी यहां पर हमको जो फील्ड मिलेगा वो मिलेगा 0। यदि ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो पैटर्न विल बी सेम, लेकिन हमारी फील्ड लाइंस कैसी होती, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ आ रही होती। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पेयर ऑफ सेम चार्जेस, ये हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे लिए आगे काम आएगा, तो इसको अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे के लिए हमको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे चार्ज का नेचर होगा उसी तरीके से हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा टॉपिक आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज था, लेकिन हर बार तो हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा। यदि हमारे पास कोई रॉड है, मान लीजिए हमारे पास ये एक रॉड थी जिसकी की लेंथ हमने ले ली है n, यहां पे नंबर 1 हम लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व।
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब हमने क्या लिया है, हमने एक रॉड ली है जिसकी की लेंथ है L लेंथ, और हमने मान के चल रहे हैं कि इस रॉड पर हमारा जो चार्ज है वो है Q। क्या लिया हमने, L लेंथ की रॉड ली है और Q हमने इस पे लिया है चार्ज। अब यदि हम ये कहें कि यूनिट लेंथ पर यानी एकांक लंबाई पर, यूनिट पर हमारे पास कितना चार्ज होगा, तो L लेंथ पर Q चार्ज है तो 1 पर कितना होगा, Q अपॉन L। तो उसी को हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, Q अपॉन L। तो लैम्डा यहां पे कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यदि हमने मान के चलिए इसमें से एक छोटी सी लेंथ ले ली dl, अब इस dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो चूंकि लेंथ छोटी है तो चार्ज भी तो छोटा होगा, तो यहां पर हमने चार्ज एज्यूम किया dq। तो यहां पर हमारा लैम्डा हो जाएगा dq अपॉन dl। इसको हम बोलते हैं लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सतह आवेश घनत्व। इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो इसका यूज क्या है, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये कोई एक सरफेस थी, ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप की है या स्क्वायर शेप की या किसी भी शेप की है, और इस पूरी सरफेस का जो एरिया है वो हमने एज्यूम कर लिया है S। कितना है एरिया, S, और इस पूरी सरफेस पर हमारा चार्ज है मान के चलिए प्लस Q। तो सरफेस एरिया S पर चार्ज है प्लस Q, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, और जितना चार्ज यूनिट एरिया पे होगा उसी को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हमारा जो सिग्मा होगा वो हो जाएगा Q अपॉन S। और यदि हमने एक छोटी सी सरफेस ds ले ली है, छोटी सी सरफेस, तो यहां पर हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds। इसी तरीके से इफ द सरफेस इज 3 डायमेंशन, यदि हमारी सरफेस 3 डायमेंशन है तो उसको बोलते हैं, उसमें हमें लेना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमने लिए, मान के चलिए कि ये हमारी कोई सरफेस थी, 3 डायमेंशन फिगर हमने ले ली, और इस पूरी सरफेस का मैंने वॉल्यूम ले लिया है V वॉल्यूम, और इस V वॉल्यूम में हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो है Q। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है रो, तो यहां से हमारा रो कितना हो जाएगा, रो हो गया Q अपॉन V। और यदि हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट dV, तो यहां पे हमारा हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू dq अपॉन d। तो इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हमें आगे यूज करना होगा कि छोटे से सरफेस के लिए हमने बात कर लेंगे, फिर सरफेस को मैं इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरी सरफेस के लिए मिल जाएगा। ओके।